नमस्कार, सुस्वागतम, अभिवादन करता हूँ आप सभी का। मैं हूँ राजेश कुमार और आप देख रहे हैं लोकवाणी। लोकवाणी के इस फ्रेम में जिस शख्स को देख रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे परम मित्र विकास जी, उनका मैं संक्षिप्त परिचय दे दूं। प्रदेश मुख्यालय प्रभारी बीजेपी युवा मोर्चा विस्तारक योजना के सह संयोजक, आरएसएस के पाठशाला से निकले आरएसएस के तृतीय वर्ष शिक्षित कार्यकर्ता रहे हैं तथा आपका पूरा परिवार आरएसएस से जुड़ा रहा। दोनों उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय सिन्हा जी के बहुत नज़दीक है और उन्हें बहुत ज़्यादा मानते भी है। और उनका कई बार मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से राष्ट्रपति जी के साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी कई फोटो देखा। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल इस चैनल को, और इस चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोतागणों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जहां तक मैं आपका सोशल मीडिया पे आपका बहुत सारा पोस्ट देखता रहता हूं, आपको मैंने डीडी न्यूज़ पे भी देखा। उसके बाद कई बिहार के चैनल पे भी मैंने आपको देखा है। आरएसएस के कई कार्यक्रम में मैंने आपको देखा है। बीजेपी के कई कार्यक्रमों में मैंने आपको देखा है। कई लोक योजनाओं में मैंने आपको देखा है। आरएसएस के काम को मतलब घर घर तक पहुंचाने में मैंने आपको देखा है। सबसे पहले सर आपसे पहला सवाल रहेगा, आपकी यात्रा जो है कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से कब मन बना कि चलो बीजेपी और आरएसएस की तरफ आपका झुकाव कब से शुरू हुआ? इस सवाल का जवाब हम देंगे, लेकिन हम अभी एक आपका जो अभी आपने कहा बेबाक अंदाज, उस विषय पर हम बोलना चाहते हैं। हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। मेरे दादाजी भी यही संघ के स्वयंसेवक थे आजीवन। हर व्यक्ति को कभी भी ना अभाव में रहना चाहिए ना प्रभाव में रहना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा अपने स्वभाव में रहना चाहिए। इसीलिए उसको बेबाक अंदाज कहिए चाहे जो कहिए, लेकिन हम स्वयंसेवक लोग उसको स्वभाववश व्यवहार कहते हैं। एकदम जो स्वभाव है हमारा उसी स्वभाव में रहना चाहिए, कोई बनावटी नहीं, कोई दिखावापन नहीं। संघ यही सिखाया हम लोगों को, और उसी प्रकार से अब उसको आप बेबाक अंदाज कहिए, जो कहिए, सब चलेगा, लेकिन वो हमारा स्वभाव है। जो मेरा स्वभाव था, स्वभाव रहेगा, आगे भी रहेगा, अभी भी है। और एकदम इस कमलदा गांव में जहां भी बैठा हुआ हूँ, यही एक झोपड़ी हुआ करता था हमारा। यही जो है हम जन्म लिए। यही दादाजी के साथ हम संघ की शाखा में, श्री बलभद्र प्रभात शाखा चौपाल भवन में लगता था, वही हम जाते थे। मैं संघ के स्वयंसेवक के नाते काम करना अपने दादाजी से सीखा। और हमारे यहाँ डॉक्टर भोला जी थे, डॉक्टर श्याम बिहारी प्रसाद जी। इन दोनों लोग का, मेरे दादाजी रामनारायण ओझा जी का जो जेपी सेनानी भी थे और संघ के स्वयंसेवक भी थे, और अपने डॉक्टर भोला जी, दोनों लोगों का बराबर स्नेह हमको कभी लगा ही नहीं कि दोनों हमारे दूसरे अलग अलग लोग, लगा कि दोनों हमारे गार्जियन हैं। हमेशा उन लोगों को स्नेह मिला। हमारी यात्रा यहीं से शुरू हुई। संघ का प्राथमिक शिक्षा वर्ग हुआ, उसके बाद मुख्य शिक्षक का दायित्व मिला, गण शिक्षक का दायित्व मिला, मुख्य शिक्षक का दायित्व मिला। यहाँ के बलभद्र प्रभात शाखा के शाखा कार्यवाह भी रहा। उसके बाद 2009 में हम पढ़ाई करने पटना गए। वहाँ पटना में पढ़ाई करने गए तो वहाँ भी जाके दादाजी हमारे संघ कार्यालय ले गए, पहले घुमाने दिखाने। फिर वहाँ एक शाखा माँ शारदापुरम संयुक्त विद्यार्थी शाखा पे जाना हुआ, उस शाखा के स्वयंसेवक रहे। फिर उसके बाद वहाँ के गण शिक्षक रहे, मुख्य शिक्षक रहे, और शाखा कार्यवाह बाद में बन गया। बाद में नगर कार्यवाह रहे। संघ के कई ऐसे दायित्व में रहे। महानगर के सह शारीरिक प्रमुख रहे, महानगर के छात्र प्रमुख रहे। पटना विश्वविद्यालय में एक बढ़िया काम संघ का हम लोगों ने वहाँ शुरू किया। तो ये सब कहने की बात नहीं है, तो स्वभावत है। जहाँ रहेंगे संघ के स्वयंसेवक के नाते आजीवन रहेंगे। जो भी दायित्व मिलेगा उसको निर्वहन करते रहेंगे। 4 साल पहले जिस समय हमारे दुर्गेश जी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय हमारा युवा मोर्चा में जाना हुआ। उसमें प्रशिक्षण प्रभारी के नाते हम वहाँ शुरू किए यात्रा। पार्टी ने जो भी दायित्व दिया उसको कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। अभी हमारे भारतेंदु मिश्रा जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनके सानिध्य में हम लोग काम कर रहे हैं। मैं अभी मुख्यालय प्रभारी के दायित्व में हूँ। वही अपना पार्टी ने, सम्राट जी ने और हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमको वहाँ जो भी दायित्व दिया है उस सबका निर्वहन कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल जी, विजय सिन्हा जी, नित्यानंद राय जी, हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं संगठन के, हमारे अगुआ आदरणीय भिखू भाई दलसानिया जी, हमारे अभिभावक आदरणीय श्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, सब लोगों ने जो भी दायित्व देते हैं, जो भी काम सौंपा है मेरे को, मेरे में जितनी क्षमताएं हैं, जितनी शक्तियां हैं, प्रयास करता हूं अपनी पूरी क्षमता, पूरी ताकत से उस काम को कुशलतापूर्वक निर्वहन करें। और जो भी काम मिलता है, विस्तारक योजना का भी जो काम मिला हुआ है,
उसमें आदरणीय संजय गुप्ता जी के मार्गदर्शन में हम लोग वहाँ काम करते हैं। संजय भैया भी जो भी काम देते हैं, जो लोग भी, सब लोग, सारे संगठन मुखिया लोग उस पूरे काम को कुशलतापूर्वक निर्वहन करने का प्रयास करते हैं। इतनी कुशलता से काम करते हैं आप लोग। आरएसएस के ऊपर हमेशा से एक क्वेश्चन मार्क लगता रहा है कि जो यहाँ पे पैदा हुआ है वो सब हिंदू है। पर मेरा यह सवाल है, यहाँ पे पैदा हुआ लोग बौद्ध क्यों नहीं हो सकता है, मुस्लिम क्यों नहीं हो सकता है? इस पर थोड़ा आप अपना जवाब दीजिए। नहीं, हम लोग तो बचपन से ही गाते आए हैं, सिंधु स्रोत से हिंदू सिंधु तक रहते हैं, इस धरती को माँ कहते जो हिंदू उन्हें ही कहते हैं। आप इस पूरे भारत के नक्शा को देखिएगा तो उसको देखिएगा, सबसे ऊपर क्या है? हिमालय। हिमालय का ले लीजिए ही, और सबसे नीचे जो चरण धो रहा है भारत माँ का, वो कौन सी नदी है? पुरानी सभ्यता संस्कृति से निकालिए उस शब्द को तो निकलेगा सिंधु। सिंधु के स को हटाइए, क्या बच गया? इंदु। हिमालय से लय को हटा दीजिए, क्या बच गया? ही और लय, क्या बच गया? बन गया हिंदू। उसी प्रकार से हम लोग क्या जोड़ेंगे? ओवरऑल आ जाता है हिंदू। इस भारत का जनमानस ही सनातन जनमानस है। इस भारत की सभ्यता संस्कृति ही सनातन में है। तो स्वाभाविक रूप से मुसलमान, बौद्ध ये पंथ हो सकते हैं, धर्म नहीं हो सकते हैं। धर्म तो हम सनातन धर्म को धर्म मानते हैं। पूजा पद्धति अलग है, पूजा पद्धति बौद्धों का अलग है, पूजा पद्धति शैव का अलग है, पूजा पद्धति जैन का अलग है, पूजा पद्धति मुसलमान का अलग है, पूजा पद्धति सिख का अलग है। सभी जो है सत्य सनातनी के वंशज हैं। जैसे विभिन्न विभिन्न नदियां सभी उद्गम स्थलों से निकलकर कहाँ मिलती हैं? समुद्र में मिलती है। ठीक उसी प्रकार से ये विभिन्न विभिन्न जाति मत पंथ के लोग हैं, सब एक प्रकार से कहाँ सरोकार होते हैं? ये समुद्र रूपी सनातन संस्कृति में ही सरोकार होते हैं। और हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है। हिंदू एक सभ्यता है, हिंदू एक संस्कृति है, हिंदू एक कल्चर है। इस कल्चर में जो जीता है वो सब हिंदू है। अब बताइए, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले को क्या बोलते हैं? ईसाई कभी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन बोलते हैं। अमेरिका के रहने वाले को क्या बोलते हैं? अमेरिकन बोलते हैं। इंग्लैंड के रहने वाले को क्या बोलते हैं? अंग्रेज बोलते हैं। तो भारत में रहने वाले को हम कैसे हिंदू बौद्ध ऐसे ऐसे अलग कैसे कहेंगे? सभी भारतीय हैं, सभी सनातनी हैं। भारत आरएसएस संघ को जो है बीजेपी से जोड़ा जाता है। क्या बीजेपी आरएसएस दोनों मिलकर के पॉलिटिकल विंग है बिहार में या नहीं? बिल्कुल नहीं। ये सवाल पूछा गया था आदरणीय सरकारवाजी श्री दत्तात्रेय होसबले जी से। तो आप YouTube पे सर्च मार के देखिएगा दत्ता जी का, तो वहाँ इस सवाल का जवाब बड़ा बढ़िया से मिल जाएगा। उन्होंने स्पष्ट बोला है कि भारतीय जनता पार्टी एक स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी है। अरे भाई, संघ स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी। और परम पूजनीय मोहन जी भागवत जी भी कई बार एक ही विषय को बोले हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई काम नहीं करता है और कुछ करेगा भी नहीं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक कोई भी काम छोड़ेगा भी नहीं, हर काम करेगा। कैसे चलेगा? कोई काम करेगा भी नहीं और कोई काम छोड़ेगा? संघ नहीं करेगा। अच्छा। स्वयंसेवक नहीं छोड़ेगा। अच्छा। मेरे जैसा स्वयंसेवक, सैकड़ों स्वयंसेवक भारतीय जनता पार्टी में है, वो अपना काम करेगा। उसको जब जहां उचित लगेगा, जो काम उचित लगेगा वो करेगा, लेकिन संघ नहीं करेगा कोई काम। संघ के स्वयंसेवक सभी जगह हैं। संघ के स्वयंसेवक डॉक्टर का जो संगठन है वहाँ है, संघ का स्वयंसेवक मजदूरों के बीच में, संघ का स्वयंसेवक जो है किसानों के बीच में, संघ का स्वयंसेवक व्यवसायियों के बीच में, संघ का स्वयंसेवक जो है सभी जगह सर्वव्याप्त है, विदेशों में भी है। संघ का स्वयंसेवक कोई भी अच्छा काम छोड़ेगा नहीं। सारे अच्छे काम, सारे राष्ट्र हित का काम, सारे जो है देश हित का काम, सारे जो है समाज हित का काम, सारे जो है समरसता के हित का काम करता रहेगा। सब काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो लोग हैं वो करते रहेंगे। तो फिर आपका जिला जो था सीतामढ़ी जिला इस बार सूखाग्रस्त हो गया, इस क्षेत्र में संघ के लोगों ने क्या प्रयास किया? संघ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, संघ एक सांस्कृतिक संगठन है और संघ का एक ही काम है व्यक्ति निर्माण। संघ की शाखा में प्रतिदिन शाखा लगती है संघ की, यहाँ भी कमलदा में भी शाखा लगती है। हमारे छोटे भाई वहाँ शाखा लगवाते हैं, अपना छोटा मठ है वहाँ पे शाखा लगवाते हैं, शाखा कार्यवाह हैं और हम लोग का पूरा परिवार संघ में है। तो संघ का एक ही काम है व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति निर्माण का काम संघ करता है, बाकी संघ कुछ नहीं करता है, ठीक है ना। और ये काम जो यहाँ के जो हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे नेतागण हैं, उनका है। तो इस नाते हमारे सभी नेताओं ने अच्छा प्रयास किया है और जल्द ही इस पर उचित रिस्पांस आएगा। एक सवाल रहेगा, आपके बगल में एक गांव है पंथपाकर,
जहाँ पे माँ जानकी डोली स्थल है, लेकिन संघ का एक भी शाखा एक नहीं लगा, वहाँ पर एक भी व्यक्ति को संघ की तरफ से ट्रेंड नहीं किया गया ताकि एक अच्छा समाज जो है वहाँ पर निर्माण हो सके, गांव के क्षेत्र में भी। ये हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम लोग वहाँ से मिलकर शाखा लगाएंगे। आप हम सब लोग मिलकर वहाँ शाखा लगाएंगे और लोगों को संस्कारित करेंगे। लोगों को संस्कारित नहीं, बस उसके अंदर के छुपे हुए ताकत को बस बाहर निकालना है। उम्मीद करता हूँ आने वाले कुछ समय में संघ का शाखा लगेगा। बिल्कुल। हम एक सवाल रहेगा माँ जानकी डोली स्थल पुनौरा को लेकर के। कल जो है माननीय गृह मंत्री भारत सरकार जी का आगमन हो रहा है पुनौरा में। यहाँ पर पुनौरा मंदिर में कोई विवाद नहीं था अयोध्या के तर्ज पे, क्या विलंब हो गया पुनौरा मंदिर बनाने को लेकर के? इस पर क्या आपकी राय है? देखिए, विधि का विधान है। ईश्वर को जिस व्यक्ति से जब जैसा जो करवाना होता है वैसे ही होता है और हम तो उसको ऐसे मानते हैं प्रैक्टिकली कि जानकी मैया के पहले ससुराल का घर बन गया। ससुराल का घर बनने के बाद 1 साल बाद उनके नैहर का घर बन रहा है। तो सब प्लान था, पहले भी मंदिर था ही, लेकिन उसको भव्य स्वरूप देने की बात थी, उसको नया पहचान देने की बात थी। ये तो सवाल मैं पूछता हूं उस कांग्रेसियों से, उस आरजेडी के कार्यकर्ताओं से, आरजेडी के बड़े बड़े नेताओं से, ऐसे राहुल गांधी से जिसको हिंदू शब्द से घृणा थी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कपिल सिब्बल जैसे लोग तुष्टीकरण की राजनीति किया और इस हिंदू समाज को कलंकित करने का काम किया। मैं ऐसे लोगों से सवाल करता हूं, वो कहां सोए थे उस दिन जब हिंदुओं को गाली दिया जा रहा था, सनातनियों को गाली दिया जा रहा था, हिंदू कहना अपमान का विषय हो गया था और हिंदू आतंकवाद ऐसे शब्दों को जोड़ मरोड़ कर किस प्रकार से हमारे लोगों को जेल के सलाखों के अंदर डाला गया और किस प्रकार से विभत्सना किया गया उनके साथ, किस प्रकार से उनके ऊपर इतनी कांग्रेसी दौड़ते हैं कि मैंने किया। तो कहां सोए थे अब तक? किस प्रकार से वहां वो जो अपना जो कुंड है, उस कुंड का भाई आप चार दीवारी नहीं करवा पाए, उस कुंड को आप जो है पक्कीकरण नहीं करवा पाए, चारों तरफ से सीढ़ी नहीं बनवा पाए, आप करोड़ों करोड़ का घोटाला कर गए। अरे उसमें से 10% 2% भी निकाल कर उसमें लगा दिए रहते आज वो दृश्य नहीं होता। वो तो अहोभाग्य मानिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्रियों का, पूर्व कार्यकर्ताओं का, पूर्व नेताओं का, जिन्होंने इन सबों के विकास के लिए लगातार निरंतर प्रयास किया। और मैं जहां जाता हूं सभी जगह ठोक के बोलता हूं कि आज जो सीतामढ़ी की जो दुर्दशा है इन सभी कांग्रेसियों के कारण विराजमान हो गए हैं। जानकी मैया जो मिथिलांचल के कण कण में जानकी मैया विराजमान है। आप भी जानते होंगे राजेश जी कि मिथिलांचल के जन जन में, कण कण में, रोम रोम में जानकी मैया बसती हैं। अरे जानकी मैया का नाम ले लीजिएगा तो सैकड़ों लोग अनायास ही पहुंच जाते हैं। ऐसे जानकी मैया का भव्य उनका नहर भी बन रहा है। और आज हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, 8 अगस्त को आ रहे हैं और उसकी तैयारी के लिए सम्राट जी, नित्यानंद राय जी, दिलीप जायसवाल जी, आज विजय सिन्हा जी भी आ रहे हैं। ऐसे सारे हमारे नेता लोग, हमारे भिखू भाई दलसानिया जी और सारे लोग आके गए हैं। ऐसे सारे नेता लोग आ रहे हैं और ये भव्य भूमि पूजन का काम जो है कल पूर्ण होना है 8 अगस्त को। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को, सभी दर्शकों को, सारे व्यूवर्स को कहना ये चाह रहे हैं कि आप सब लोग आइए और इस पुनीत कार्य में सहभागी बनिए, इस पुनीत कार्य का जो है प्रत्यक्षदर्शी बनिए, इस इतिहास का साक्षी बनिए कि इतना बड़ा कार्य जो है मिथिलांचल की धरती पर जगत जननी मां जानकी जी की पवित्र इस जन्मभूमि पर होने जा रहा है। और वह दिन दूर नहीं, सीतामढ़ी टूरिस्ट स्पॉट रहेगा, टूरिस्ट का जो है पर्यटन का केंद्र बिंदु रहेगा सीतामढ़ी। अब बताइए, इतना दिन हो गया लालू जी के मैया का नाम नहीं आया आज तक। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस सामाजिक जीवन के लिए। अरे भाई, आप समाज जीवन में सबको लेके चलना आपका धर्म है, क्यों भूल गए जानकी मैया? कांग्रेस के कभी अपने मुंह से ये नहीं कहें कि मैं जानकी मैया की धरती पर हूं या जानकी मैया से रिलेटेड कुछ इस प्रकार का कुछ नहीं। और हम लोग जहां भी जाते हैं बोलते हैं सीतामढ़ी में 4 धाम हैं। 4 धाम, पहला धाम क्या है? जहां जानकी मैया का जन्म हुआ, पुनौरा धाम। उसके बाद जानकी मैया को जहां से राजा दशरथ जी हल जोतना शुरू, आप समझिए, पहले शिव जी का पूजा करते हैं, शिव जी का आह्वान करते हैं, शिवलिंग की स्थापना करते हैं, फिर वहां से हल जोतना शुरू करते हैं। वो हलेश्वर स्थान, वो तो गनीमत मानिए वहां के प्रशासनिक पदाधिकारियों का, जिसने थोड़ा सा उसका जीर्णोद्धार करके ठीक ठाक किया हुआ है।
नहीं तो उसको इतिहास के बस्ते से ही खत्म कर दिया गया था। तो अहो भाग्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, एनडीए के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने इन सब चीजों को सामने लाया, मुख्य पटल पे सामने लाया। तो पहला हो गया आपको हलेश्वर स्थान, दूसरा हो गया पनौड़ा धाम, तीसरा हो गया आपको पंथपाकर धाम, जहां पे जानकी मैया जब जा रही थी तो डोली जहां रखा गया था। और इस बात की जिक्र वाल्मीकि रामायण में भी, स्कंद रामायण में भी इन सभी बातों की चर्चा है प्रत्यक्ष। एक मिनट में आपको टोकूंगा। आपके स्तर से एक बार हमें याद है, एक प्रयास किया गया था, पॉलिटिकल बहुत बड़े लीडर है, उनका नाम हमें याद नहीं है, आपने प्रयास किया कि उस क्षेत्र का भी उत्थान हो, लेकिन वर्तमान समय में आपके ही पार्टी से विधायक है, उनके द्वारा या माननीय सांसद जी के द्वारा एक भी दौरा पंथपाकर जानकी मंदिर में नहीं हुआ। उनकी स्थिति अभी देख के आइएगा, बारिश का मौसम है, पूरा ग्रामीण स्तर से जो प्रयास किया जा रहा है हो रहा है, लेकिन पॉलिटिकल स्तर से उनको अनदेखा कर दिया गया है उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र को, पंथपाकर जानकी मंदिर को। ऐसा क्यों दो नजर से क्यों देखती है बीजेपी? अभी देखिए, हम तो, हमारी जितनी क्षमताएं हैं हम तो प्रयास करते हैं हमेशा, सारे लोग को वहाँ लेकर गए हैं, आदरणीय विवेक ठाकुर जी को लेकर गए हैं, विजय सिन्हा जी को लेकर गए हैं, और सारे बड़े लीडर को वहाँ हम लेकर गए हैं, डॉक्टर संजय पासवान जी को हम वहाँ लेकर गए हैं। और जो भी आते हैं हम प्रयास करते हैं सब लोग जानकी डोली स्थल जाए, उस क्षेत्रों का विकास हो, प्रचार हो, प्रयास करते रहते हैं। हम अपने कई सारे बड़े लीडर को भी बोले कि जब भी उनका दौरा हो वहाँ जाए। दूसरी बात कि सरकार अभी प्रयास कर रही है, सरकार अभी क्या की है आप देखेंगे, एनडीए की सरकार ने वो जो कॉरिडोर है, वो जानकी पथ जिसको बोलते हैं, तो वो मेन एनएच से लेकर और पंथपाकर धाम मंदिर के गर्भगृह तक वो 30 फीट का लंबा चौड़ीकरण रोड का स्वीकृति हो चुका है, टेंडर वगैरह अवार्डेड भी हो चुका है, कुछ ही दिनों में वहां काम लगने वाला है। बहुत कुछ दिनों के अंदर आप वहां भी एक मंदिर का भव्य स्वरूप और एक भव्यता आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द। अगला सवाल रहेगा, क्या माता सीता का मंदिर बनने के बाद, जैसे हमारे घर के बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, आपके परिवार के लोग भी पढ़ते हैं, उनको अगर ऑनर्स करना हो तो उन्हें या तो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, नहीं तो मिथिला यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। क्या माँ जानकी के नाम से एक यूनिवर्सिटी, माँ जानकी यूनिवर्सिटी सीतामढ़ी बनाने का प्रयास किया जाएगा बीजेपी की सरकार में? निश्चित रूप से। अभी आपको जानकारी के लिए बता दूं, सीतामढ़ी में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। उस मेडिकल कॉलेज आप देखेंगे जब आप डुमरा होते हुए जब निकलेंगे सैदपुर की तरफ, तो उसी रोड पे एक भव्य जो है मंदिर बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, सॉरी, भव्य हॉस्पिटल बन रहा है वहां पर। उस हॉस्पिटल का नाम भी जानकी मैया के नाम से ही होने वाला है, ठीक है। और ये इस काम के लिए जो आप ही बताया आपने विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण से, उस विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण से भी हम लोगों ने प्रयास कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं प्रयास। और थोड़ा वो जानते ही हैं विश्वविद्यालय के कई सारे प्रोटोकॉल होता है, कई सारी व्यवस्थाएं होती है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बहुत जल्द, बहुत थोड़े समय में एक जानकी विश्वविद्यालय या वैदेही विश्वविद्यालय, जानकी मैया के नाम पे एक बड़ा विश्वविद्यालय, बहुत कुछ, विश्वविद्यालय ही नहीं बहुत कुछ। अभी भी आपने देखा होगा भिट्ठा मोड़ साइड में बिहार सरकार ने और बिहार के सीतामढ़ी के औद्योगिकीकरण के विकास के लिए बहुत सारा जमीन भी एक्वायर किया है, वहाँ भी बहुत सारे उद्योग धंधे लगने वाले हैं। इस प्रकार के बहुत सारे काम अभी चल रहे हैं, बस सामने देखते जाइए आगे आगे क्या होता है, तुरंत पटल पे सारी चीजें नजर आने लगेंगी आपको। आप बीजेपी में लंबे समय तक है, बीजेपी में लंबे समय तक होने के बावजूद भी पार्टी आपको अब तक कुछ नहीं दे पाया है, इससे आप नाराज है, दुख है, मन में कुछ व्याप्त है? दरअसल क्या है ना, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग का अपेक्षा एक ही रहता है, तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे न रहे, बस यही भाव रहता है। क्या मिला क्या नहीं कोई मतलब नहीं इन चीज़ों से, कुछ पाने की चेष्टा ही नहीं है, बस एक ही लक्ष्य एक ही है, तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे न रहे। संघ में भी बचपन से यही सीखा हूँ, परम वैभव ने तुम्हें तत् स्वराष्ट्र में, इस देश को परम वैभव की चोटी पर ले जाना है। भाजपा में उसी बात को कहते हैं, तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे न रहे। इसका लक्ष्य इतना बड़ा है, उसको क्या फर्क पड़ता है क्या मिले क्या नहीं मिले। और मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को हमको लगता है कि अभी जो मिला है भारतीय जनता पार्टी के नाते और कार्यकर्ता के नाते, जो सम्मान, जो एक प्रकार से जो अभी जितना मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिला है, ये कम है क्या? यही बहुत है हमारे लिए, क्योंकि मेरे जैसे जन सामान्य परिवार के लोग जीवन में कभी सोच भी नहीं सकता है कि मुख्यालय प्रभारी बनना और पार्टी की इतने बड़े पद पे जाना। आप समझिए मैं एक बार फोन लगाता हूं और दोनों डिप्टी सीएम हमारा डायरेक्ट फोन उठाते हैं, तो हमारे लिए इससे बड़ा चीज क्या होगा?
मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ, इस सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूँ, और हम जिस समाज से आते हैं उस समाज में 80% घोर गरीबी है। इस घोर गरीबी के बीच से निकलकर पार्टी और संगठन के कारण में जितना बड़ा सम्मान मिला है, हमको यही बहुत ज्यादा है। और इतना ही सम्मान जीवन भर पर्याप्त मेंटेन रह जाए, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक पॉलिटिकल सवाल रहेगा, बीजेपी और जेडीयू में भीतरी मतभेद तो नहीं है वर्तमान चुनाव को लेकर के, जो विधानसभा चुनाव भी बहुत कम समय बच गया है? कोई मनभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, किसी प्रकार का कोई मनभेद नहीं है। सारे एनडीए परिवार हम लोग एक हैं, और इस बार सारे जो है और महागठबंधन के लोगों का नेस्तनाबूद कर देंगे। हम लोग किला ढा देंगे। जो भी एक आध दो जीते उते हुए लोग हैं, गलती से जीत गए हैं, और सबका सुफरा साफ हो जाएगा। पूरा एनडीए में, पूरा सीतामढ़ी, पूरा मिथिलांचल, पूरा तिरहुत, पूरा बिहार एनडीए में हो जाने वाला है। पेंशन की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 400 से 1100 कर दिया गया है, जो कि समाज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद का विषय है। क्या यह राशि जो है गेम चेंजर होगा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के? बिल्कुल, यह राशि जो है गेम चेंजर होगा, और बिहार सरकार को तो हम तो धन्यवाद देते हैं राशि बढ़ाने के लिए। बिहार सरकार को धन्यवाद देते हैं, और बिजली फ्री करने के लिए 125 यूनिट 125 यूनिट बिजली जो फ्री की है उसके लिए, और बिहार सरकार को धन्यवाद देते हैं। और इतना सारा जो विकास कार्य जो हुआ है सीतामढ़ी से लेकर मिथिलांचल से लेकर पूरे बिहार में, बिहार सरकार को निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहिए। और सुपर धन्यवाद मैं इसलिए देता हूं कि जगत जननी मां जानकी जी का पवित्र जन्मस्थली सीतामढ़ी में भव्य मंदिर का जो शिलान्यास हो रहा है, भव्य मंदिर का जो भूमि पूजन हो रहा है, इसके लिए निश्चित रूप से स्पेशली धन्यवाद देने की बात है। बिहार सरकार चुनाव से एन वक्त पहले डोमिसाइल नीति लागू कर दी है। टियर 4 का एग्जाम होने वाला है, शायद चुनाव से पहले हो या चुनाव के कुछ समय बाद हो। तो क्या सरकार स्टूडेंट के सामने झुक गई है, या सरकार स्टूडेंट को अपने पक्ष में लाना चाहती है? सरकार हमेशा विद्यार्थियों के हित में निर्णय लेती है, छात्रों के हित में निर्णय लेती है, क्योंकि स्वयं नीतीश जी छात्र राजनीति की उपज है। स्वयं जो है अभी वर्तमान में एनडीए के जितने सारे बड़े नेता हैं, सारे नेता लोग हमारे जो है वो छात्र राजनीति की उपज है। तो कैसे छात्र हित की अनदेखी करेंगे? निश्चित रूप से आप देखते हैं कोई जन सामान्य लोग भी अगर एनडीए के किसी बड़े नेताओं के सामने में छात्र हित की बात, समाज हित की बात अगर रखते हैं तो सहज स्वीकार करते हैं। हम तो स्पेशली धन्यवाद देते हैं इस डोमिसाइल नीति को लागू किया है हमारे एनडीए सरकार ने, हमारे नीतीश सरकार ने, और सम्राट जी और विजय सिन्हा जी ने। तो निश्चित रूप से हमारे सभी श्रेष्ठ नेतृत्व का स्पेशली धन्यवाद है कि इस प्रकार के डोमिसाइल नीति लागू किए हैं। उससे हमारे बिहार के प्रतिभावान छात्रों को बड़ा मौका मिलेगा और ज़्यादा सहभाग करने में, जॉब करने में, और ये होगा, अच्छा होगा। बिहार एक युवा प्रदेश है, आप भी युवा है, हम भी युवा है, यहाँ पर बैठे बहुत सारे लोग भी युवा है, लेकिन युवा की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। आपकी सरकार, बीजेपी और एनडीए की सरकार जो है बेरोजगारी को रोकने में नाकाम है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। तमाम नेताओं इस पर आप क्या जवाब? इन्होंने बिहार को अपराध मुक्त बनाया, बिहार को स्वरोजगार युक्त बनाया, बिहार को रोजगार युक्त बनाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। और आपको बता दें जानकारी के लिए कि पार्टी ने हमको अभी हरियाणा के पानीपत जिला का एक भारत श्रेष्ठ भारत एक कार्यक्रम चल रहा है, उसका हमको प्रभारी बनाया है। हमारे मुखिया जी भी जान रहे हैं, मुखिया जी याद है ना, हम लोग वहां गए थे। अब जब मैं वहां गया था तो वहां के सारे उद्योगपतियों से मिला था, तो उद्योगपति का बस एक कहना है कि पिछले 15 वर्षों में क्या ऐसा हुआ बिहार में कि जो मजदूर पलायन करके यहाँ आते थे पानीपत आपको बता दें, वो इंडस्ट्रियलाइज है, वो जो है कपड़ों का एक बड़ा मंडी है और एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, टेक्सटाइल की सबसे बड़ी मंडी है एशिया की। पहले चीन का कोई जगह था जो 1 नंबर में था, अब ये पता करिएगा तो पानीपत एशिया की टेक्सटाइल की सबसे बड़ी मंडी है। वहाँ के कई सारे उद्योगपतियों से एक साथ हम डिनर पे बैठे थे रात को, तो चर्चा हो रही थी, तो कहा कि ऐसा क्या हुआ पिछले 15 वर्षों में, खासकर कोरोना काल के बाद बिहार में, कि बिहार से आने वाले मजदूरों का पलायन एकदम रुक गया। वहां से मजदूर आ ही नहीं रहे, वो लोग त्राहिमाम है कि कैसे लोग वहां से आएंगे। वो हमसे सवाल कर रहे थे, तो मैं उसी सवाल के जवाब में आपको कह रहा हूँ बिहार में कुछ तो परिवर्तन जरूर हुआ है, बिहार में कुछ तो बड़ा बदलाव जरूर हुआ है। यहाँ के मजदूर एकदम 50% मजदूर, उस समय नितिन गडकरी जी बताते हैं, हमको ये बात जानकर बड़ा हतप्रभ हुआ कि जब हमको ये पता चला कि चम्मच भी चाइना से आयातित होते हैं। और आज की ये स्थिति है कि भारत में बहुत ऐसे चीज चाइना से लेकर छोटे छोटे ऐसे सारे उद्योग धंधे लगे, और आज की जो वर्तमान स्थिति है, भारत विदेशों को माल बेचता है। भारत पहले की तुलना में
50% उत्पादन स्वयं करना शुरू कर दिया। आप देख रहे हो किस प्रकार से मोबाइलों का मैन्युफैक्चरिंग, किस प्रकार से मोबाइल का सॉफ्टवेयर पार्ट्स की, हार्डवेयर पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग स्वयं भारत में हो रहा है। और वह दिन दूर नहीं कि भारत जो है युवा आबादी है, और तो वह दिन दूर नहीं कि पूरा भारत जो है इंडस्ट्री का हब बन जाएगा। और उसमें उस कड़ी में बिहार भी पीछे नहीं रहेगा। बिहार भी पुनः जैसे श्री बाबू के समय बिहार में विकास हुआ था, उद्योग धंधे के रूप में चारों तरफ से जो है चारों तरफ उद्योग लगाए गए थे, और बिहार औद्योगिक राज्य के श्रेणी में अग्रणी पंक्ति में था। उसी से वो भी समय बहुत जल्द आएगा जब बिहार जो है उद्योग धंधे बिहार में लग रहे हैं, और चारों तरफ उद्योग ही उद्योग नजर आएंगे, और इंडस्ट्रियलाइज हब के नाते बिहार भी जो है जाना जाएगा। इतना तरक्की आपने बिहार को करवा दिया ऑन कैमरा, तो आप बता दीजिए 1990 में भी बिहार जो है सबसे पिछड़ा और बेरोजगार राज्य था, और 2025 में भी बिहार जो है सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है। इस क्षेत्र में आप क्या कहना चाहिए? क्या कुछ समय आपको और चाहिए इस बदलाव के लिए? देखिए, बिहार पिछड़ा राज्य नहीं है। आप इंडेक्स निकालिएगा और देखिएगा, उसका अध्ययन करिएगा। बिहार सबसे तीव्र गति से आगे बढ़ने वाला विकासशील राज्य है। विकसित राज्य नहीं हो पाया अभी, लेकिन वह दिन दूर नहीं, जिस प्रकार से विकास का क्रम बिहार में बढ़ रहा है, वह दिन दूर नहीं कि बिहार भी विकसित राज्य की श्रेणी में होगा। शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में, कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में विकास बिहार जो है अव्वलता प्राप्त करेगा। अभी देखिए ना, हाल ही में 15 अभी जो जिस प्रकार से आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, आने वाले 15 अगस्त को पटना में, बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो का परिचालन होने जा रहा है। मेट्रो की सेवाएं शुरू हो रही है। कोई सोच सकता था क्या कि 3 साल के अंदर अंदर जो है बिहार का मेट्रो कॉरिडोर एकदम जो है बनकर एकदम 15 अगस्त को उद्घाटन हो जाएगा? ये तो चुनावी स्टंट कहा जा रहा है। चुनावी स्टंट? अच्छा, चुनावी स्टंट रहता तो थोड़ा सा काम होता, रुक जाता। लेकिन यहाँ तो हमारे जो नेता भूमि पूजन करते हैं, वही नेता उसी सत्र में आकर शिलान्यास भी करते हैं। ये हमारे एनडीए की सबसे बड़ी प्रमुखता है। ये हमारे एनडीए की अच्छाई है, खूबी है, एनडीए की निशानी है कि जिसका हम जो है भूमि पूजन करते हैं, उसका हम फीता काटते हैं, उसका जो फीता खोलकर जो है उन चीजों का श्री गणेश करते हैं। ये हमारे एनडीए की निशानी है। आपका मैंने एक फोटो देखा था सोशल मीडिया पे, आप प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से मिले थे, क्या बातचीत हुई थी? तो उस बात का राज बता दीजिए, क्या बात किया था? अरे नहीं है, वो हमारे गार्जियन है, हमारे अभिभावक है प्रधानमंत्री मोदी जी, और इस विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता और देश के प्रधानमंत्री, जिनके मार्गदर्शन में, देखिए मैं अपने सामने प्रधानमंत्री मोदी जी को हमेशा चित्र लगा के रखता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी, डॉक्टर साहब हेडगेवार जी, गुरु जी, भारत माता, हमारे इस कमलदा के कार्यालय में हमेशा सभी आराध्य का उनका भरपूर आशीर्वाद, तस्वीर लगा के यहाँ रखे, काम की सराहना की, आशीर्वाद, मन बहुत प्रफुल्लित है, आनंदित है, गदगद है। उनका आशीर्वाद ऐसा ही मिलता रहेगा। निश्चित रूप से बिहार जो है विकास की मुकाम को चूमेगा, विकास के परचम को और बुलंद करेगा। बस कल के कार्यक्रम को लेकर के जनता को अगर एक मैसेज देना पड़े तो आप क्या मैसेज दीजिएगा? हम आपके सभी व्यूअर्स को, सारे श्रोताओं को बस एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि मिथिलांचल के लिए इससे बड़ा सौभाग्य भूमि पूजन हो रहा है। कुछ नहीं होने इस इतिहास का साक्षी बनने आप सबको आना चाहिए। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आइए और जानकी मैया के भव्य मंदिर का जो भूमि पूजन हो रहा है, उस कार्यक्रम के इस इतिहास में शरीक होइए, इतिहास का साक्षी बनिए, और प्रार्थना करिए जानकी मैया से कि बिहार में विकास इसी प्रकार से चरमोत्कर्ष पे पहुंचता रहे, बिहार विकसित राज्य की श्रेणी में बहुत जल्दी पहुंचे। इतना ही कहना चाहूँगा। एक लाइन हमारे लोकवाणी न्यूज चैनल के लिए, आप अपने प्रिय चाहने वालों के लिए कुछ संबोधन कर दीजिए। आपका लोकवाणी, देखिए नाम ही बहुत अद्भुत है, लोकवाणी। हम लोग बचपन में सुना करते थे रेडियो पे आकाशवाणी, आकाशवाणी से जुड़ा हुआ है लोकवाणी। और आप तो लोगों के बीच में रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, तो हम सब लोगों से हमारी आवाज़ जहाँ तक भी जा रही होगी, मैं सब लोगों से आग्रह करूँगा कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, इनके चैनल को लाइक फॉलो दीजिए, इनको सपोर्ट करिए। बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे राजेश जी, और इनको और प्रमोट करने की आवश्यकता है। समाज जीवन में हर क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, सामाजिक जीवन के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, डॉक्टरी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अच्छे व्यक्ति की खोज होती है। और निश्चित रूप से राजेश जी अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति का सपोर्ट होना चाहिए।
इनको सहयोग करना चाहिए सब लोगों को। हम लोग को भी जितना होगा उतना इनको सहयोग करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद, आपने हमें अपना बेशकीमती समय दिया। आपका भविष्य उज्जवल हो, ऐसे ही लोकवाणी की टीम कामना करती है। धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे लोकवाणी न्यूज चैनल सीतामढ़ी।